नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। भीषण गर्मी में रैली करने से बचे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग का निर्देश। बुंदेलखंड के लिए बना सूखा निगरानी प्रकोष्ठ। राज्यसभा टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। लू से तेलंगाना में अब तक 137 की मौत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इसी सत्र से मेडिकल दाखिले के लिए देश भर में एक परीक्षा। 1 मई को पहले चरण और 24 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा। सराफा कारोबारियों को नहीं मिली राहत। राज्यसभा में वित्त मंत्री का एक्साइज ड्यूटी हटाने से इनकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वॉकआउट। भारत पाक विदेश सचिव बातचीत पर विदेश मंत्रालय की सफाई। नहीं था समग्र वार्ता का हिस्सा। पठानकोट जांच के लिए एनआईए के पाकिस्तान जाने पर हुई बातचीत। समुद्र में नौवहन की आजादी के पक्ष में भारत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, हिंसा और तनाव से मुक्त हो समुद्री क्षेत्र। पापुआ न्यू गिनी के साथ कृषि, स्वास्थ्य समेत 4 करार। देश भर के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इसका असर उन राज्यों में भी देखने को मिल रहा है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राजनीतिक दलों से तेज धूप और गर्मी में रैलियां करने से बचने की नसीहत दी है। रैलियों के दौरान लू लगने से तमिलनाडु में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। कुछ नागरिकों के समूह ने इस मसले पर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच किसी तरह की चुनावी बैठक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने रैलियों और जनसभाओं के दौरान पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। इनमें शेड्स की व्यवस्था, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा शामिल हैं। और देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना में लू से मौत का आंकड़ा 137 हो गया है। मेडक जिले में मौत के सबसे ज्यादा 34 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य के पलक्कड़ जिले में मालापूजा में लगातार तीसरे दिन सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं ओडिशा में लू से अब तक 119 लोगों के मारे जाने की खबर है। ओडिशा के तलचर और सोनपुर में सबसे ज्यादा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार के गया में कल सबसे ज्यादा तापमान 44.1 डिग्री रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया। बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सूखे की चपेट में है। तालाब, पोखर और हैंडपंप सूखने की वजह से लोगों को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। झांसी के 50 से ज्यादा गांव इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं। राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की भीषण स्थिति की निगरानी के लिए सूखा निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की धरती जहां कभी फसलें लहलहाती थीं, कुओं में होता था मीठा पानी, और जो किसी वक्त में यहां के बाशिंदों की भूख और प्यास मिटाती थी, आज खुद दम तोड़ रही है। झांसी के मौरानीपुर तहसील में बसा गांव कंजा चितावत उसी बसावट का हिस्सा है जो अब उजड़ने की कगार पर है। कई साल से सूखे की मार झेल रहे यहां के लोग अब नए बसेरे की तलाश में हैं। हालत तो साहब ये कई 5-7 साल से हम लोग 10 साल से ऐसे ही झेल रहे हैं। और हम लोग तो पूरा गांव का गांव ये चाहते हैं कि अगर कोई इसको खरीद ले तो सबका सब जो हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, पानी के किनारे कहीं पहुंचेंगे। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की क्या किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बीते 2 साल से कम मानसून ने धरती की प्यास इतनी बढ़ा दी है कि जमीन में दरारें साफ नजर आती हैं। पिछले साल भी यहाँ 50% कम बारिश हुई। बदहाली का आलम यह है कि घरों को बेचने तक की नौबत आ गई है। चिलचिलाती धूप हो या फिर चांदनी रात, ज्यादातर वक्त यहाँ के लोग पानी की जुगत में लगे रहते हैं। इलाके में जल संकट इस कदर फैला है कि जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। जितनी टाइम आएगा ना उतनी टाइम भरना पड़ता है। पानी की समस्या से कई ढोर भी मर गए हैं। 100-150 कम से कम 250 तक हो गए हैं। कोई गिनती नहीं है, सीधी बात है। जानवर, आदमियों को भी बहुत समस्या है पानी की। पीने के लिए बहुत खर्चा भी होता है। पानी तो चाहिए चाहिए। कई किलोमीटर का पैदल सफर और नसीब में
1 या 2 मटकी पानी। ये यहाँ की औरतों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कहीं अगर फैक्ट्रियों के खुले पानी से किस्मत चमक भी जाए तो वो भी 24 घंटे से ज्यादा का साथ नहीं देती, क्योंकि उसके बाद पानी पीने लायक नहीं रहता। प्रशासन की तरफ से भेजे जाने वाले टैंकर भी लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा नहीं पड़ते। नहीं मिलता है, किसी को ये कचड़िया मिला, किसी को 2 मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है। चला गया है 10 मिनट को आता है, 20 मिनट को, इतने में हमारा खर्चा नहीं हो पाता है। तो सारे दिन पानी को, रात में कोई पानी की वो नहीं है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की अब आस टूटने लगी है। लोगों ने आपसी मदद के जरिए नया कुआं भी खुदवाया, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। ये हालात इलाके के आसपास के कई और गांवों में भी है। झांसी के ग्रामीण इलाके में भी पेयजल का भारी संकट है। सूखे से किसान पहले ही बेहाल हैं, लेकिन अभी तक सूखा राहत है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मोरानीपुर, झांसी। कुछ और अहम खबरें। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब उन्हें अलग अलग राज्यों के मेडिकल संस्थानों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश भर में मेडिकल दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी NEET को इसी सत्र से आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। इस बार यह परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की संभावना है। 1 मई को होने वाले अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट को NEET 1 माना जाएगा। जिन छात्रों ने AIPMT के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें 24 जुलाई को NEET 2 में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 17 अगस्त को जारी किए जाएंगे ताकि दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाए। 30 सितंबर तक दाखिला प्रक्रिया पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी सरकारी कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख शहरों में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के गठन की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि केंद्र सरकार नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के गठन का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना मुकदमे के पक्षकारों का संवैधानिक अधिकार है और उसे इस हक से वंचित नहीं किया जा सकता। केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लंबित मामलों को कम करने का खुद ही उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है और महत्वहीन याचिकाओं पर भारी जुर्माना लगाकर भी लंबित मामलों में कमी लाई जा सकती है। केंद्र सरकार पहले ही नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने के विचार को खारिज कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए कल मतदान होना है। इस दौर में 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब 5वें दौर के मतदान की बारी है। इस चरण के प्रचार का शोर अब थम गया है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। 5वां दौर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चरण में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेता दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र बोस ने यहाँ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ममता बनर्जी पर अपनी सीट के अलावा पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी भी है, लिहाजा प्रचार थमने से पहले उन्होंने जाधवपुर में चुनावी रैली की। पिछले चरणों में हिंसा के मामले देखते हुए चुनाव आयोग ने इस चरण में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। 14,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना, हुगली और दक्षिण कोलकाता में पुलिस पर्यवेक्षकों की तादाद भी बढ़ा दी है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों पर 4 चरणों में अब तक मतदान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ज्वेलर्स पर 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को ये कर चुकाना होगा। हालांकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई सांसदों ने ये प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। कल राज्यसभा में चर्चा के बाद वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया। टैक्स आपको देना पड़ेगा,
लेकिन हैरेसमेंट रोकने के लिए आपको कोई और अगर सुविधा इसमें चाहिए, कोई प्रिकॉशनरी स्टेप चाहिए, तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि सोने के गहनों पर लगी एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने आरोप लगाया कि इससे बड़े सराफा कारोबारियों को फायदा होगा। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काले धन की कोई रुकावट हो, लेकिन इस तरह के कानून सामने ना आए जिसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा आर्टिसन जो है वो अपने आप को बेरोजगार साबित करे, वो गुनाहों की तरफ चला जाए। सीपीआई और जेडीयू ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी लगने से छोटे कारीगरों को घाटा होगा। There are thousands of workers in the industry and it is an unorganized sector and there is a perception these measures may be turned against the interests of those workers. समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जानना चाहा कि जब जीएसटी आ रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी एक्साइज ड्यूटी पर चिंता जाहिर की और दूसरा रास्ता निकालने की अपील की। सरकार नए ढंग से आने वाले नए नीतियों से ब्लैक मनी को निकालना, ब्लैक सोना को निकालना, उसकी अपनी कोई नई नीति बने, परंतु यहाँ पर सामान्य गरीब आदमी को कोई संकट ना हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी छोटे ज्वेलर्स पर नहीं लगेगी। और ये कुछ महीनों की बात है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी, जीएसटी बन जाएगा, ये दोनों टैक्सेस उसमें मर्ज हो जाएंगे। जो वैट लगाती है स्टेट और जो सेंट्रल एक्साइज होगा, दोनों मर्ज होके जीएसटी के रूप में आ जाएंगे। और जीएसटी के रूप में आने के बाद हर आइटम को, जैसे मैंने कहा, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं केवल वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति सराफा कारोबारियों से बात कर एक्साइज ड्यूटी को बेहतर तरीके से लागू करने का सुझाव देगी। एक्साइज ड्यूटी हटवाने के लिए ज्वेलर्स मार्च और अप्रैल में 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की खबरों को गलत बताया है। मीडिया में इस तरह की खबरें आने के बाद उपसभापति ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषाधिकार समिति के बुधवार को कोई बैठक नहीं हुई। साध्वी प्राची के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। Those news are not at all in conformity with facts. No such decision of asking any explanation against Honorable Minister Srimati Smriti Irani was taken. संसदीय समिति की रिपोर्ट में सीएजी को विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही सीएजी कानून 1971 को पुराना बताते हुए इसे बदलने पर भी जोर दिया गया है। लोक लेखा समिति की मजबूती के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में गठित उप समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसमें सीएजी को गैर सरकारी संगठनों के अलावा सरकारी धन के इस्तेमाल वाले किसी भी उद्यम या कार्यक्रम का ऑडिट करने की अनुमति देने की मांग भी की गई है। साथ ही केंद्रीय और राज्य लोक लेखा समिति के चेयरमैन को केंद्र और राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का सुझाव भी दिया गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कल कांग्रेस में विलय हो गया। पार्टी प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। हालांकि इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद नहीं थे। लंबे अरसे बाद कुलदीप बिश्नोई 10 जनपद पहुंचे तो समर्थकों में गजब का उत्साह था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की घोषणा की। कुलदीप बिश्नोई ने इसे नई पारी की शुरुआत बताया। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश आप देख ही रहे हो, और जो लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, बहुत जबरदस्त मुबारकबाद के फोन और उनके अंदर भी खटास खत्म हो चुके हैं। पुरानी बात छोड़ गया हूँ मैं, एक नई फ्रेश पारी हम शुरू करने जा रहे हैं, सब चीजें बुलाकर। हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन 2007 में कांग्रेस से टूटकर हुआ था। तब बिश्नोई के पिता भजनलाल मुख्यमंत्री का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने से नाराज थे। जनहित कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें मिली थीं। इसी साल पंजाब में मनप्रीत सिंह बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्री रास्तों और संचार व्यवस्थाओं को आपसी विवादों से अलग रखा जाना चाहिए। एक स्थानीय अखबार से बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत समुद्री संचार और परिवहन की स्वतंत्रता के पक्ष में है और इस मामले में हमारी किसी देश से प्रतिद्वंदिता नहीं है। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति पोर्ट मोर्सबी में युद्ध स्मारक पर गए। यहां उन्होंने मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति की इस यात्रा का मकसद गैस और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस देश के साथ भारत का व्यापारिक और सामरिक सहयोग बढ़ाना है। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर जाने वाले प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति हैं। ये यात्रा भारत की लुक ईस्ट नीति का एक स्वाभाविक विस्तार है। राष्ट्रपति आज शाम यहां से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच आज 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी के साथ 4 समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत पापुआ न्यू गिनी में सरकारी अस्पताल खोले जाने में सहयोग करने पर राजी हुआ है। भारत वहां के तटीय प्रांतों के आर्थिक गलियारों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए $10 करोड़ का ऋण प्रदान करेगा। इसके अलावा भारत ने कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति जताई है। पापुआ न्यू गिनी भारतीय पर्यटकों को आने पर वीजा देने पर सहमत हो गया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता के लिए भी समर्थन दिया है। भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को चिट्ठी लिखकर विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। पिछले दिनों PMLA एक्ट के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। माल्या पर हवाला का आरोप लगा है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। साथ ही माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बैंक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। The ministry has written to the High Commission of the United Kingdom in Delhi requesting the deportation of Shri Vijay Mallya so that his presence can be secured for investigations against him under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Our High Commission in the UK will also be issuing a similar note verbal to the UK Foreign and Commonwealth Office. We will continue to pursue this matter with the United Kingdom authorities. भारत ने साफ किया है कि हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के बीच विदेश सचिवों की मुलाकात समग्र वार्ता का हिस्सा नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसमें दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इसमें पठानकोट हमले की जांच को लेकर NIA के पाकिस्तान दौरे का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। हार्ट ऑफ एशिया में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत आए थे। इस दौरान भारत के विदेश सचिव के साथ उनकी बातचीत हुई थी। It was not a meeting to finalize the modalities of the comprehensive bilateral dialogue. Ideas were exchanged on how to take the relationship forward, including on the logical follow-up to the visit of the Pakistan JIT and the ongoing investigation into the attack on the Pathankot airbase. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अस्थिर देश बताया है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की समस्या दूर करने के लिए भारत समेत दूसरे देशों की मदद लेंगे। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सबसे बड़ी समस्या है। इंडियानापोलिस में एक टाउन हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ने यहाँ विदेश नीति पर बात की। उन्होंने रूस और चीन से भी रिश्ते सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका कई देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन उसके बदले अमेरिका को कुछ नहीं मिलता है। Our allies must contribute toward their financial, political, and human costs. Have to do it
of our tremendous security burden. But many of them are simply not doing so. They look at the United States as weak and forgiving and feel no obligation to honor their agreements with us. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर पॉल रॉयन ने प्रधानमंत्री को संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता भेजा है। इससे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2005 में मनमोहन सिंह अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये चौथा अमेरिका दौरा होगा, लेकिन पहली बार उनके दौरे को राजकीय दर्जा दिया जा रहा है। 7वें नेविगेशन उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से उपग्रह IRNSS-1G को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। इस प्रणाली से देश और सीमा से 1500 किलोमीटर के दायरे में किसी भी वस्तु की सही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-33 ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, नेविगेशन प्रणाली का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS-1G अपने मिशन पर रवाना हो गया। करीब 20 मिनट बाद ये सब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया। के हमारे 7वें नेविगेशन उपग्रह सफल प्रक्षेपण के शुभ संदर्भ में मैं बहुत ही हर्ष से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में प्रक्षेपण का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है कि सारी व्यवस्था, हमारी ये GPS सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से की पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। इसमें सभी के लिए 20 मीटर से भी कम की दूरी और प्रतिबंधित सर्विस के तहत 10 मीटर की चीजों को देखना मुमकिन होगा। इससे हवाई और समुद्री नेविगेशन में मदद मिलेगी और आपदा प्रबंधन का काम आसान होगा। सैन्य इस्तेमाल में मिसाइल, विमानों को ट्रैक करने और नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो उपलब्धियां हैं वो जहां जहां हमें जिस तरह की ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। तो अगर ये सिविल ज़रूरतें हैं या डिफेंस ज़रूरतें हैं, कहीं पे भी पोजीशन रिलेटेड जो भी हमें ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। अभी दुनिया में अमेरिका का GPS और रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलोलियो और चीन का बैदू ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में एक अस्पताल पर बमबारी के लिए 16 अमेरिकी सैनिकों को दोषी पाया गया है। पिछले साल अक्टूबर में हुए इस हमले में 42 लोग मारे गए थे। इन सैनिकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन दोषियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई तय है। इस मामले में अमेरिकी रक्षा विभाग आज जांच रिपोर्ट जारी करेगा। कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हटाने की लड़ाई के दौरान 3 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी विशेष रक्षा बलों ने हमला किया था। इन सैन्य कर्मियों पर इस दौरान डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल में 42 लोगों की हत्या करने का आरोप है। अमेरिकी सेना इस घटना को पहले भी मानवीय भूल बता चुकी है। सीरिया के अलेप्पो शहर में एक अस्पताल पर सरकारी सेनाओं की बमबारी में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। गुरुवार को सरकारी सेनाओं ने अलेप्पो पर हमले जारी रखे। इस बीच डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक स्थानीय अस्पताल बमबारी की जद में आ गया। ये अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया और यहाँ 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल है। अलेप्पो पर कब्जों के लिए मंगलवार से लड़ाई जारी है। यहाँ अभी भी आधे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने रूस और अमेरिका समेत तमाम पक्षों से सीरिया में एक बार फिर युद्ध विराम लागू करने की अपील की है। We need to understand better, to understand whether our assumptions on what are the ground rules of law, of war, that apply not only to belligerents, but particularly to civilians and doctors and nurses like us and our colleagues in Yemen or Syria that are on the ground working for the populations. The cessation of hostilities, as I myself am appealing on behalf of the UN to revitalize itself. Both the Russian Federation and the US are talking among themselves on how to salvage.
इस बीच अमेरिका ने सीरिया में सरकारी सेनाओं के हमलों की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि अलेप्पो शहर पर सरकारी सेनाओं के हमले सीरिया में शांति बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। These tactics are abhorrent, they're immoral, but unfortunately they're entirely consistent with the actions that we've seen from the Assad regime for quite some time. This does place even more pressure on an already fragile cessation of hostilities. भीषण गर्मी में रैली करने से बचे राजनीतिक दल। अब तमाम खबरें आपने देखी। अब आइए आखिर में एक बार एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी में रैली करने से बचे राजनीतिक दल। चुनाव आयोग का निर्देश, बुंदेलखंड के लिए बना सूखा निगरानी प्रकोष्ठ। राज्यसभा टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। लू से तेलंगाना में अब तक 137 की मौत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इसी सत्र से मेडिकल दाखिले के लिए देश भर में एक परीक्षा। 1 मई को पहले चरण और 24 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा। सराफा कारोबारियों को नहीं मिली राहत। राज्यसभा में वित्त मंत्री का एक्साइज ड्यूटी हटाने से इनकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वॉकआउट। भारत पाक विदेश सचिव बातचीत पर विदेश मंत्रालय की सफाई। नहीं था समग्र वार्ता का हिस्सा। पठानकोट जांच के लिए एनआईए के पाकिस्तान जाने पर हुई थी बातचीत। समुद्र में नौवहन की आजादी के पक्ष में भारत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, हिंसा और तनाव से मुक्त हो समुद्री क्षेत्र। पापुआ न्यू गिनी के साथ कृषि, स्वास्थ्य समेत 4 करार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016। नमस्कार।